प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान में हम लोग शब्द के प्रकार, शब्द वर्ग, पद की संकल्पना आदि बिंदुओं पर विचार करेंगे। शब्द परंपरागत व्याकरण में शब्द को ध्वनियों का सार्थक समूह माना गया है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि महत्वपूर्ण तो है, किंतु अर्थवान नहीं है। शब्द की सार्थकता इस दृष्टि से है कि शब्द के स्तर पर ही किसी विचार को हम व्यक्त कर पाते हैं। एक प्रश्न इसमें ये उठता है कि क्या शब्द होने के लिए ध्वनियों का एक सामूहिक संयोजन ही हो या एक ध्वनि ही शब्द बन सकती है। इसके संबंध में ही कहा जा सकता है कि जहाँ हमें लगता है कि एक ही ध्वनि से शब्द बन रहा है, वहाँ भी ध्वनियों का समूह मौजूद है। जैसे आप खाना खाएंगे, उत्तर मेरा न, तो न जो है इसमें भी स्वर और व्यंजन का सहयोग है। पर न व्यंजन प्लस स्वर। तो इस तरह से ये जो प्राचीन विद्वानों ने, वैयाकरणों ने शब्दों की निष्पत्ति के लिए या शब्दों की संरचना के लिए जो ध्वनियों के समूह की बात की, सार्थक समूह की बात की, वह महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि पतंजलि ने इसी बात को कहा था। ब्लूमफील्ड का कहना है कि शब्द एक न्यूनतम उन्मुक्त रूप है, लघुतम स्वतंत्र आकार है। तो ठीक वही बात ब्लूमफील्ड भी कह रहे हैं कि शब्द उन्मुक्त रूप है, माने कि इसमें और प्रत्ययों को जोड़कर या इसकी रूप रचना करके हम अलग अलग अर्थों से इसे संयोजित करते हैं, लेकिन अपने स्वतंत्र रूप में भी यह एक सार्थक संरचना है। एक महत्वपूर्ण बात है जो आधुनिक भाषा विज्ञान से जुड़ी है कि शब्द को हम कहते हैं कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वाक्य है, या कुछ विद्वान प्रोक्ति माने वाक्यों के उस समूह को भी जोड़ करके प्रोक्ति कहते हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य ही सबसे बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के क्रम में एक न्यूनतर इकाई उपलब्ध होती है। जैसे वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो हमें उपवाक्य मिलेंगे, उपवाक्य का विश्लेषण करेंगे तो पदबंध मिलेगा, पदबंध का जब विश्लेषण करेंगे तो पद मिलेंगे। और कई बार पद और शब्द को चूँकि अलग भी माना जाता है, अभी हम लोग बाद में पद और शब्द के उस भेद की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इसमें फिर शब्द मिलता है। शब्दों का जब विश्लेषण होगा तो ध्वनियाँ हमें उपलब्ध होंगी। इसी तरह से उसके उल्टे क्रम में चलने पर न्यूनतम इकाई का जब हम संश्लेष करते हैं तो हमें बृहत्तर इकाई की उपलब्धि होती है। तो शब्द की जो स्थिति है एक तरह से द्वितीय स्तर पर है, ध्वनियों के बाद शब्द है। शब्द का कोशीय महत्व है और शब्द ही अपने मूल रूप में सार्थक होते हुए और अन्य रूप तत्वों से जुड़ करके पद बन जाते हैं और फिर वो विभिन्न अर्थों में वो भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए एक तरफ तो इसे संरचना की दृष्टि से और दूसरी तरफ अर्थ की दृष्टि से भी इसकी परिभाषा दी गई है।
अर्थात्मक परिभाषा इसकी इस प्रकार है, किसी विशिष्ट अर्थ के उस विशिष्ट ध्वनि समूह के साथ एक ही भाव को पद या शब्द कहते हैं, जो किसी विशिष्ट व्याकरणिक विनियोग के योग्य होता है। माने ध्वनियों का ऐसा आकार जिस पर कि ऐसा समूह जिस पर प्राणी जगत की या भाव जगत की किसी वस्तु की अर्थात्मकता आरोपित है या निर्दिष्ट है, उसे शब्द कहा जाता है और उसको व्याकरण में उसके प्रयोग का भी विधान है, उसकी उपादेयता है। तो इस तरह से अर्थात्मक परिभाषा में हम अर्थ को पहले देते हैं कि माने अगर हमारे चेतना में आता है घड़ी, तो घड़ी का जो भाव है, जो वस्तु जगत है, उसको हम एक शब्द विशेष में निहित कर देते हैं कि ध्वनियों के आकार में उसको रूपायित कर देते हैं, साकार कर देते हैं और वो फिर हम उसको शब्द कहते हैं। भारतीय परंपरा में शब्द को बहुत महत्व दिया गया। शब्द को ब्रह्म तक कहा गया और उसकी व्याप्ति पूरे विश्व में मानी गई। दूसरी स्थिति है कि शब्द को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उसकी तीन ज़रूरतों को, तीन आवश्यकताओं की ओर संकेत किया गया कि एक तो शब्द जो है वो ध्वनि प्रक्रियात्मक आकृति है, दूसरा वह अर्थवान है और तीसरा कि वो व्याकरणिक विनियोग के योग्य है, उसके सक्षम है। तो माने शब्द होने के लिए तीन शर्तें अपेक्षित हैं कि ध्वनि प्रक्रियात्मकता, अर्थ और व्याकरणिक विनियोग। लेकिन जब हम भाषा की व्यवहारिक स्थिति पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तीनों शर्तें होने के बावजूद कोई आकृति जो है स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं है। तो जो वो दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है, एक शब्द है जैसे अभाव, तो इसमें आ स्वतंत्र शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? यद्यपि वो तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। आ एक ध्वनि का आकार है, आ का एक अर्थ है, निषेधात्मक है, यहाँ निषेध का भाव ले आता है और उसके बाद व्याकरणिक संयोग भी हुआ। तो तीनों शर्तें पूरी हैं, लेकिन इसे हम आ को शब्द नहीं मानेंगे। और एक तरह से जो भारतीय परिभाषाएं हैं उस दृष्टि से भी ये शब्दों का समूह भी नहीं है। ऐसे जो प्रत्यय होते हैं या उपसर्ग होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग प्रायः नहीं होता है और उनको हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तभी वो सार्थक होते हैं, अन्यतः उनकी स्वतंत्र सत्ता होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे प्रयोगों को शब्द के अंतर्गत नहीं मानते। पतंजल ने कहा है कि शब्द वर्ण से उपलब्ध, बुद्धि से ग्राह्य तथा प्रयोग से स्फुरित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि। बहुत प्राचीन काल में उन्होंने कितनी एक तरह से व्यापक और महत्वपूर्ण परिभाषा दी कि वर्ण से उपलब्ध, वर्ण से उपलब्ध माने वर्णों को जोड़ करके और हम उसको एक आकार देते हैं। फिर बुद्धि से ग्राह्य माने कि ऐसा नहीं कि उच्चारण किया गया और वो हवा में उड़ गया, हमारी पकड़ में नहीं आया। तो बुद्धि से वो जो ग्रहण किया जा सके, ग्रहण के योग्य हो। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रयोग से स्फुरित हो। प्रयोग से माने कि उसका निरंतर भाषिक व्यवहार होता रहे, उसकी अर्थवत्ता से लोग परिचित रहें, प्रत्येक भाषा भाषी उसको जानता रहे। और वैसे भी जब चूँकि वो ध्वनि है मूलतः, तो ध्वनियाँ जब उच्चरित होती हैं तो वह वातावरण में समा जाती हैं, आकाशव्यापी हो जाती हैं। तो ये परिभाषा
काफ़ी महत्व की। इसी तरह से पाश्चात्य विद्वान सपीर ने किसी एक विचार का प्रतीकात्मक तथा भाषण रूप शब्द है, माने कि भाषा के विषय में जब विचार हम लोग कर रहे थे तो उसमें देखा कि पूरी भाषिक प्रक्रिया ही प्रतीकात्मक है, माने हर शब्द एक आकृति है और वह आकृति विश्व के किसी द्रव्य पर, किसी भाव पर, किसी विचार पर आरोपित है, माने उसमें वो अर्थ निहित है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। इसी तरह से के.एल. पाइक का कहना है, शब्द भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई है जो रिक्त स्थान माने स के विराम से अलग किया जा सके। शब्द को अगर भाषण में ये लघुतम इकाई है व्याकरण की, इससे नीचे की जो इकाई है वो व्याकरणिक नहीं है। ध्वनि है इससे नीचे की इकाई, उसको व्याकरण की सीमा से बाहर रखा जाता है। यद्यपि उसकी विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं भाषा विज्ञान में, उसके उच्चारण स्थान का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो अध्ययन अलग चीज़ है। व्याकरण के स्तर का जो न्यूनतम प्रयोग है वो शब्द है। दूसरा ये कि हम रिक्त स्थान माने थोड़ा बहुत हल्का विराम दे करके शब्द बोलते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अलग अलग हम उसको अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बल्कि कभी कभी होता है ना कि वाक्य बोलने में एक साथ कई शब्दों को हम बोल देते हैं और कुछ शब्दों की कुछ ध्वनियों को लुप्त कर देते हैं, तो जो दूसरे भाषा भाषी हैं अभ्यास से उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनकी वो मूल भाषा नहीं होती है वो उसको नहीं पकड़ पाते, वो उनसे छूट जाता है। तो एक है कि रिक्त स्थान माने कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, वो हल्के विराम के साथ एक दूसरे से अलग रहता है, एकदम जुड़ा नहीं है। इस तरह से कि स के विराम से हम उसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। अगर अलग अलग पहचान नहीं होगी तो हम प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ नहीं समझेंगे और फिर पूर्णतया वह वाक्य भी अधूरा रह जाएगा। शब्द विविध प्रकार के हैं। रचना की दृष्टि से अयौगिक शब्द और यौगिक शब्द, ये दो कोटियाँ हैं मुख्य। अयौगिक शब्द में माने ऐसे शब्द जो अविभाज्य, जिनको हम प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से अलग नहीं कर सकते। जैसे हाथ, हाथ में मूल क्रिया क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका पता लगाना मुश्किल है। तो ऐसे शब्दों के लिए हाथ, काम, धाम, इनको कहा गया कि अयौगिक हैं, माने इनमें दो भाषिक तत्वों का जोड़ नहीं है, या उस जोड़ अगर है भी तो हमें पता नहीं है। दूसरे प्रकार के शब्द हैं यौगिक, जो विभाज्य है, माने उनके प्रकृति प्रत्यय को, उपसर्ग आदि को, उन सबको हम अलग कर देते हैं। इसमें विभाज्य में जैसे उपसर्ग है धातु है, या धातु है प्रत्यय है, या शब्द हैं प्रत्यय है, उसको अलग अलग आप पहचान सकते हो। जैसे उपसर्ग है प्रा, परा, अपने, दुष, जैसे कर्म, दुष्कर्म। उपसर्ग है और हार, उपहार, उपवन, धनसर्ग, विसर्ग। तो इस तरह से आप दोनों को अलग अलग करके पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो देखने में तो लगते हैं कि इसमें शायद उपसर्ग लगा हो, लेकिन लगा नहीं रहता है। जैसे प्रश्न, प्रश्न में प्र उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्र को अलग करोगे स्न तो फिर कोई शब्द ही नहीं बनेगा, इसलिए प्रश्न में प्र उपसर्ग नहीं है। और प्रारंभ में प्रधन आरंभ, ये हाँ ये दो शब्द हैं। इसी तरह से धातु और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। धातु में जैसे पाठक, पठ धातु है, अक प्रत्यय लग गया, पठनीय, पठितव्य, इस तरह से उसके। इसी तरह शब्दों में भी प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे धातु, धातुज, धातु से पैदा हुआ। इसी तरह से हथियाना, हाथ में याना प्रत्यय हिंदी को लगा दिया, हथियाना बन गया। कुछ यौगिक शब्द ऐसे हैं जिनका
मूल अर्थ तो अलग है, लेकिन उनका रूढ़ अर्थ चल गया है, हम वही अर्थ लेते हैं। जैसे पंकज है, पंक माने होता है कीचड़ और ज माने पैदा हुआ। जो कीचड़ से पैदा हुआ है वह पंकज है। तो कीचड़ से तो बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, काई पैदा हो जाती है या नरई पैदा हो जाती है, कुछ वनस्पतियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन पंकज का अर्थ हम केवल कमल लेते हैं। ऐसे द्विज, द्विज माने जो 2 बार पैदा हुआ। तो द्विज का अब तो रूढ़ अर्थ हो गया है, यद्यपि उस अर्थ में भी इसका प्रचलन है, इसकी मान्यता है कि जो 2 बार जन्म ले। तो दांत है, 2 बार जन्म लेता है, एक बार टूट जाता है फिर पैदा होता है। ऐसे द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। तो ब्राह्मण को 2 बार कैसे जन्म लिया? कहते ना कि जन्म से सभी चौथे वर्ण के हैं, मतलब चतुर्थ वर्ण में सभी पैदा हो, सभी जितने पैदा हुए आदमी सब चौथे वर्ण के। उनका वर्ण के हिसाब से जब संस्कार किया गया तो उनका दूसरा जन्म हुआ, तो द्विज हो गए। यद्यपि परंपरा सांस्कृतिक दृष्टि से 3 वर्गों का वो संस्कार करते थे, एक का नहीं करते थे, तो 3 को तो द्विज कहते थे। लेकिन बाद में आप देखिए कि द्विज माने ब्राह्मण ही हो गया। ऐसे पक्षी है, पक्षी जो है वो 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडा हुआ फिर उससे तो उसको द्विज माने चिड़िया भी हो गया। तो इस तरह से कुछ यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं कि एक अर्थ विशेष में प्रचलित हो जाते हैं तो दूसरा अर्थ होते हुए भी गौण हो जाता है। जैसे पक्षी के अर्थ में इसका प्रचलन बहुत कम है, दांत के अर्थ में भी प्रचलन बहुत कम है, ब्राह्मण के अर्थ में ज़्यादा प्रचलन है। एक शब्द होता है जो यौगिक है लेकिन सामासिक है, माने 2 अलग अलग शब्द हैं जिन्हें कि एक में जोड़ दिया गया। राम भक्ति, राम की भक्ति है, तपोभूमि तप की भूमि है। ये इस तरह से सामासिक शब्द होते हैं, समास 5-6 प्रकार के हैं। तो उनमें शब्दों के एक तो वो छोटे हो जाते हैं और दूसरा कि उसका रूप नहीं रचना पड़ता है, सीधे मिल करके अपने तीसरे अर्थ को प्रस्तुत कर देते हैं। रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं, विकृत और अविकारी। विकृत माने यहाँ नष्ट होना नहीं, बिगड़ जाना नहीं, बल्कि जिनमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनशील हैं जो रचना की दृष्टि से। जैसे संज्ञा है, संज्ञा के रूप बन जाते हैं, राम संज्ञा है, रामः रामो रामाः, इस तरह से रूप बन गए। ऐसे जैसे आख्यात है, क्रिया, क्रिया के रूप बन जाते हैं, काल की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में परिवर्तित होता है। ये सब विकृत के अंतर्गत आएंगे। और अविकारी शब्द जो हैं उनका विकार नहीं होता है, माने उनकी रूप रचना नहीं होती है, उनमें कार की रूपांतरण नहीं होते हैं। ऐसे जो शब्द हैं जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, इनकी रूप रचना नहीं होती, अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं। और दूसरा कुछ निपात हैं, जैसे यू है, ननु है, एयो है, यह हिंदी में जो क्रिया विशेषण हैं इनका भी प्रयोग हम रूप रचना करके नहीं करते, यहाँ वहाँ कहाँ जैसे कि तैसे इनका प्रयोग कर लिया जाता है। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और कई जगह अव्यय के रूप में फिर इस तरह के विभाजन मिलते हैं, जिसमें संज्ञा यद्यपि भारतीय परंपरा में संस्कृत में एक ही शब्द दिया उन्होंने, नाम शब्द। तो नाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों को समाहित कर लिया। लेकिन अंग्रेजी में संज्ञा, संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को केवल सम्मिलित रखा है। और फिर संज्ञा के भी भेद बताए, पदार्थवाचक है और जैसे व्यक्ति है, वस्तु है, जातिवाचक है,
लेकिन जाति का अर्थ यहाँ भारतीय परंपरा की जाति ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह का नहीं जाति सूचक है, ये जातिवाचक है। जैसे आपने कह दिया गाय, ये जातिवाचक हो गया। भाववाचक जैसे लंबाई है, मिठास है, तो इस तरह के जो प्रयोग हैं संज्ञा के, उनको भाववाचक के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनामों के कई भेद हैं। पुरुषवाची सर्वनाम, मैं, हम, तू, तुम, वह, ये सर्वनाम ऐसे हैं जिनकी रूप रचना होती है, माने कि विभिन्न कारकों में इनका परिवर्तन होता है। संस्कृत में होता था और हिंदी में दिन में जो परसर्ग हैं उनको जोड़ करके कार की रचना को सूचित किया जाता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, हम, हमें, इस तरह से तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमसे आदि आदि। निजवाचक जो सर्वनाम है यह वह, संबंधवाचक जो जिस प्रकार, प्रश्नवाचक कौन क्या, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, विशेषण जिस विकारी शब्द से नाम की विशेषता बताई जाए, जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा, ये विशेषण है। इस विशेषण के कई भेद हैं। जैसे गुणवाचक है, नया, पुराना, अच्छा, और संख्यावाची हैं 2, 3, 4। गणनावाचक है 1, 4। दूसरा क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा। और आवृत्ति सूचक है, दुगुना, चौगुना, इस तरह से। और समुच्चय वाचक चारों, 50, माने वो समूह का एक बोध होता है। इस तरह से कहीं परिमाण, जिसे कम, थोड़ा, बहुत। सर्वनाम भी विशेषण हो जाते हैं कभी कभी, जब उसके साथ संज्ञा जुड़ जाए तो सर्वनाम विशेषण हो जाते हैं, लेकिन पुरुषवाची सर्वनाम विशेषण नहीं होता है। जैसे क्या बात है, क्या बात, ये क्या जो है विशेषण हो गया। वह आदमी, ये वह विशेषण हो गया। अंग्रेजी में इसको दैट मैन बोलेंगे, ही मैन नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से प्रश्नवाची सर्वनाम और परिमाणवाची, ये सब सारे विशेषण के रूप में परिणत हो सकते हैं। क्रिया ऐसा विकारी शब्द है जिसको मूल क्रिया होती है उसको हम धातु बोलते हैं, और उसमें सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का भेद होता है, और यौगिक क्रियाएं होती हैं, प्रेरणार्थक होती हैं, संयुक्त क्रिया होती है, और भाव और काल की दृष्टि से भी क्रिया के भेद होते हैं, जिनमें हम पूर्वकालिक क्रिया, ज्ञार्थक, विध्यर्थ, संभावना, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक, इस तरह के भेद करते हैं। और क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाले अभिकारी शब्द हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, दूर, नज़दीक, आदि आदि। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है पद। पद जो होते हैं वो जब हम शब्दों में रूप लगा देते हैं, रूप तत्व, तब वो शब्द पद बन जाता है। जैसे राम शब्द है, रामः, रामौ, रामा, ये पद है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में तो शब्द सीधे प्रयुक्त हो जाते हैं, तो माने भाषा में प्रयुक्त होने लायक होने पर शब्द ही पद कहे जाते हैं। जैसे कि लड़का जाता है, लड़के ने कहा, लड़की से बात करो, तो माने से ने लगा करके हम उसका उपयोग करते हैं, कार की रचना को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मूल शब्द में प्रायः विकार नहीं होता, वो थोड़ा विकार होता है। जैसे लड़के जा रहे हैं, यहाँ लड़के बहुवचन है। लड़के ने कहा, यहाँ लड़के एक वचन है। तो माने लड़के को विकृत रूप में हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। यही जो परिवर्तन है यह किसी शब्द को पद के रूप में ढालता है। आज आधुनिक भाषा विज्ञान में पद को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे अपने यहाँ शब्द जो है वो प्रत्येक पद में मौजूद है, इसीलिए संस्कृत व्याकरण उसको प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक माने हर पद में शब्द की सत्ता निहित है। तो इसके माने कि शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन जब रूप तत्व से वो जुड़ जाता है तब उसे हम पद की संज्ञा देते हैं। संस्कृत व्याकरण में बिना रूप तत्व के पद नहीं बनता और शब्द का सीधे
भाषिक प्रयोग संभव नहीं होता है। यद्यपि हिंदी में, अंग्रेजी में सीधे भी शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो ये भाषा का जो महत्वपूर्ण पक्ष है शब्दों का, उस पर हम लोगों ने बात किया। अब अगले उस पर हम लोग इसके बृहत्तर इकाई की ओर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।